हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास पाठ 10 पुष्यभूति वंश के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पाठ 9 गुप्त काल के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो हमारे इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश। संगम नगरी इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम अब चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद था। प्रयागराज में माघ के महीने में माघ मेला, कुंभ एवं महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। इनमें दूर दूर से लोग आते हैं। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व यानी पहले, आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन नाम के राजा भी यहाँ प्रति 5वें वर्ष आकर धर्म सभा करवाते थे। यहाँ वह अपनी 5 वर्ष की संचीव संपत्ति का दान करते थे। सोचिए कि 5 वर्षों में जो भी हर्षवर्धन जी अर्निंग किए हैं वो सब दान करते थे। कितने अच्छे राजा रहे होंगे। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर था। वर्तमान में थानेश्वर जो है अंबाला जिला में पड़ता है। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने हुड़ों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे और एक पुत्री थी जिनका नाम राजश्री था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 तक इनका शासनकाल था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं। पहला है नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका है की रचना किए थे हर्षवर्धन जी। बाणभद्र जो हैं हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभद्र हर्ष के दरबारी कवि थे। देखिए पेपरों में हमेशा पूछता रहता है कि बाणभद्र क्या थे, तो हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्षचरित है यानी हर्षवर्धन लिखे होंगे। नहीं, हर्षवर्धन नहीं लिखे हैं। हर्षचरित जो पुस्तक है वो बाणभद्र जी लिखे हैं, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे चीनी यात्री ह्वेंसांग उन्हीं का नाम है। चीनी यात्री थे। ये मत तो कंफ्यूज होइएगा कि ह्वेंसांग दूसरे थे, ह्वेंसांग दूसरे हैं। नहीं, दोनों उन्हीं का नाम है। उनके शासनकाल में आया। ह्वेंसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। वर्धन काल ह्वेंसांग की नज़र में, देखिए जो वर्धन वंश है, वर्धन काल है, ह्वेंसांग की नज़र में कैसा था इसके बारे में अब आगे देखते हैं। लिखा है हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक थे। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्ति जो है प्रांत कहते हैं। विषयों का मतलब जिला होता है तथा ग्राम का मतलब गांव होता है, आप लोग को मालूम ही होगा, में विभाजित था। ग्राम में विभाजित किया। आज भी ऐसे ही शासन चलता है। राज्य है, फिर उसके बाद जिला है, जिले के बाद गांव है। वही राज्य जो है उसे भुक्ति प्रांत कहते थे, फिर उसके बाद जिला, फिर ग्राम। उनके शासनकाल में ही शासन प्रणाली चलती थी। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। देखिए यह कौन लिखा है, ह्वेंसांग बता रहे हैं। ह्वेंसांग ये है, इनका फोटो देख लीजिए।
ये xuanzang का फोटो है। ये आगे, हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी भी थे। वह हर 5 साल में प्रयाग में मेले में दान करते थे। आइए आइए उसके दान के बारे में पढ़ते हैं। आइए हर्षवर्धन के दान के बारे में जानते हैं। हर्ष ने सभी धर्मों के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों व xuanzang को दान देने के लिए आमंत्रित किया था। सबको मतलब कि हर 5वें साल जो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है वहाँ पे दान देते थे हर्षवर्धन जी, तो सबको बुलाए थे। देखिए आगे देखते हैं इनके दान के बारे में। अब आगे बोल रहे हैं हर्षवर्धन, यही हैं हर्षवर्धन जी। देखिए ये हर्षवर्धन है, ये उनका फ़ोटो जो है में दिख रहे हैं वो हर्षवर्धन है। और इन सभी पुरोहितों, किसानों और विद्वानों सबको दान दे रहे हैं। ये लोग पुरोहित और ये सब हैं। हर्षवर्धन जी देखिए दान दे रहे हैं। आगे बोल कर रहे हैं, कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। ऐसे बोल के दान दे रहे हैं। फिर उनके बाद ये लोग बोलें, जो दान मतलब दे देंगे विद्वान इन लोग को, तो इन लोग आशीर्वाद में दिए, ईश्वर आपके साथ रहें हे हर्ष, हे हर्ष। हर्ष ने गरीबों को भी आमंत्रित किए थे दान देने के लिए। देखिए सब कुछ गरीब लोग हैं, इन लोगों को भी बुलाए थे कि आइए आप लोग भी दान लीजिए। मतलब हर एक गरीब से गरीब को दान देते थे हर्षवर्धन जी। बहुत अच्छे शासक थे। आगे आगे अंत में सिर्फ एक पुरोहित बचा। सबको दान दे दी, एक पुरोहित बच गया। तब बोले, उनके पास सब खत्म हो गया था। तो बोले, कृपया माफ़ करें, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे कपड़ों के। तो इस प्रकार प्रत्येक 5 साल में हर्ष अपनी सारी संपत्ति को विद्वानों, पुरोहितों तथा गरीबों में बांट देते थे। कृपया इसे ग्रहण करें। जो एक पुरोहित बचा था, तब उस समय हर्षवर्धन के बाद पास कुछ भी नहीं था, तो अपना कपड़ा निकाल के कुछ दिए कि लीजिए, अगले साल फिर आपको दान देंगे। फिर उन्होंने बोला, हर्ष आपकी लंबी आयु हो। फिर आगे, मैंने कई राजा देखा पर हर्ष जैसा नहीं। मैंने कई देश देखा पर भारत जैसा नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों की वजह से है। इन लोग कहें। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो था हर्ष के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था। लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। xuanzang ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षक का भी कार्य किया था। xuanzang जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे xuanzang ने शिक्षा ग्रहण किया था। उसके बाद कुछ दिनों तक यहाँ पढ़ाएं भी, शिक्षक का भी कार्य किए। आगे हर्ष 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। आगे अभ्यास अगर कराने में बहुत अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।